डरावनी रातें यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। भूत प्रेत पिशाच और शैतानों की रोमांचक कहानियाँ आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती हैं। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हेडफोन लगा लें, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लें, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। हेलो दोस्तों, मेरा नाम रजत है और मैं हिमाचल का रहने वाला हूँ। पेशे से मैं घरों की मरम्मत करता हूँ। घर में किसी भी तरह की कोई परेशानी हो, या तो आपका नल सही से काम ना कर रहा हो या बिजली की परेशानी हो, मैं हर तरह का काम कर लेता हूँ। बस काम मिलना चाहिए। इसीलिए मैं खुद को कहता हूँ घरों की मरम्मत करने वाला। कह सकते हैं ऑलराउंडर, हर तरह का काम कर सकता हूँ और इसमें अच्छी खासी कमाई भी हो ही जाती है। लेकिन कभी कभी किसी ऐसी जगह पर जाकर मुझे काम करना पड़ता है जो पुराना घर हो, किसी अमीर ने खरीदा हो और वो चाहता है कि वहां पर जल्द से जल्द उस घर की मरम्मत हो जाए। इसीलिए अपने साथ कुछ साथियों को लेकर घर की मरम्मत में जुट जाता हूं। तो कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका बजट थोड़ा कम होता है। मैं अकेला वहां पर काम करता हूं और अकेले काम करने में भी एक अलग ही मजा है। इस बार भी एक अमीर आदमी ने एक पहाड़ी के ऊपर बनी हुई पुरानी हवेली की मरम्मत का काम मुझे दिया था। मैं उसके साथ जब उस हवेली तक पहुंचा था, रास्ता हैरान करने वाला था। पगडंडी। मैंने कहा, आप ऊपर तक गाड़ी लेकर कैसे जाएंगे? यह रास्ता तो पूरी तरह से टूट चुका है। ये छोटी सीढ़ियों से चढ़ चढ़ कर ऊपर जाया करेंगे। उसने कहा, देखो, हवेली की मरम्मत का काम कर दो, आगे वाली सड़क का काम मैं खुद करवा लूंगा। उसके बाद ऊपर तक गाड़ी पहुंच पाएगी। और मैं इसे एक होटल बनाना चाहता हूं। भले ही आसपास कुछ नहीं है, लेकिन हमें ऐसी जगह जाना सबसे ज्यादा पसंद होता है। तो तुम बताओ, कितने में इस काम को कर सकते हो? मैंने कीमत बताई और उसने हामी भर दी। फिर मैंने कहा, सर, आपको कितने में ये काम करवाना है? मतलब कितने समय में करवाना है? उसने कहा, समय की कोई सीमा नहीं है। मेरे पास 6-7 महीने हैं और 6-7 महीने के लिए मैं विदेश जा रहा हूँ। वापस मैं आने वाला नहीं। घर की चाबी तुम्हें दे रहा हूँ। तो बताओ, 6-7 महीने में काम कर दोगे ना? मैंने कहा, सर, वो तो मैं कर दूंगा। 6-7 महीने में तो मैं अकेले ही कर दूंगा। तो मुझे और साथियों की ज़रूरत नहीं है। ये मैं अकेला करूँगा। और सही बताऊँ, कई लोगों पर मैं भरोसा नहीं करता। जब मेरे साथ काम करते हैं, हल्की फुल्की चोरी चकारी करते रहते हैं। लेकिन अगर ये काम मैं अकेला करूंगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो उस हवेली के मालिक ने कहा, फिर तो डील पक्की। 6-7 महीने हैं तुम्हारे पास, करते रहो काम, यहीं पर रहो, खाने का सामान ले आओ, बाकी सब कुछ वहां पर मौजूद है, काम करना शुरू कर दो। 60 साल पहले इस हवेली का निर्माण हुआ था। कहते हैं जो यहां पर पहले रहा करता था ना, पता नहीं कहां गायब हो गया। शायद यहां जो उसकी कहानियां सुनाई जाती हैं तुम उस पर यकीन कर पाओ। वैसे इसके बारे में ज़्यादा जानकारी जुटाने की कोशिश करना। नीचे उतरकर वो गांव है ना, उस गांव में भी तुम जा सकते हो, पूछ सकते हो। बाकी फ़ोन पर मुझे जानकारी दे देना। यहाँ वैसे फ़ोन काम नहीं करता। तुम्हें उस गांव तक जाना होगा या आगे वाले शहर तक जाना होगा मुझसे बात करने के लिए। किसी चीज़ की ज़रूरत हुई मुझे बता देना। मैंने अपना सारा सामान इकट्ठा किया और पहुँच गया मैं उस हवेली में। जैसे ही उस हवेली का गेट खोलने की कोशिश की थी मैंने, गेट खोला नहीं जा रहा था। हवेली भले ही काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी, लेकिन इस गेट को मैंने बंद किया था, मुझसे नहीं खुल रहा। फिर गेट को खोला, देखने लगा, यार पहले बाहर की सफाई करनी होगी। गार्डन नहीं बनाने वाला मैं, लेकिन घास की कटाई तो चलो करनी ही होगी ना, वो मैं कर दूंगा। मशीन लेकर आया हूँ, वो काम 1 घंटे में निपट जाएगा। फिर बात हुई ये दरवाज़ों की। दरवाजे पुरानी लकड़ी के बने हुए हैं, इन्हें तोड़ने की कोई खास ज़रूरत तो है नहीं। खिड़कियां भी ऐसे ही हैं, तो खिड़कियों पर पेंट किया जा सकता है। सलाखें ठीक हैं, खिड़कियां ठीक हैं। अंदर सफाई करनी होगी, सामान को बाहर फेंकना होगा जो भी पुराना है। और नया सामान तो मैं चलो लूँगा नहीं, पूछ सकता हूँ। वैसे अगर वो कुछ रुपए भेज देगा तो सामान भी ले लूँगा, लेकिन वो काम मेरा नहीं है। साफ़ सफाई का काम, पेंट का काम और रेनोवेट करने का काम मेरा है।
चलो शुरुआत फिर गेट से करते हैं, घास से करते हैं। गेट की सफाई मैंने शुरू कर दी थी। पहले तो घिसाई का काम था, उसके बाद तेल देने का काम था और उसके बाद घास की कटाई मैंने शुरू कर दी थी। इस काम में कई घंटे लग चुके थे, लेकिन बाहर वाले गेट पर पेंट करने का काम भी बड़ी तेजी से किया मैंने। 6 से 7 घंटे निकल चुके थे। मैं थक चुका था। खाना मैंने बाहर बैठकर ही खाया। घास की कटाई की जा चुकी थी। दरवाजे को बड़े आराम से खोला। अब मैं अंदर गया और सोचने लगा, यार पहले तो ना ये सफाई का काम थोड़ा सा करना होगा। वैसे लगता है किसी से सफाई तो इन्होंने करवाई है, लेकिन ये पुराना जो सामान पड़ा है ना, रेनोवेट तो इसे भी करना होगा। दीवारों के पेंट को उखाड़ना भी होगा। अब पेंट उखाड़ने के बाद ही नया पेंट किया जा सकता है। अब ये काम मैं कल से शुरू करूंगा। पहले दिन मैं काफ़ी ज़्यादा थक चुका था और इससे ज़्यादा दिन मुझे पहले कभी नहीं मिले थे। 6 से 7 महीने तो आराम से काम करूंगा। आज इतना काम हो गया, बहुत है। मैं कोई बेडरूम ढूंढता हूँ, कोई बेड होगा जहाँ पर आराम से मैं रात गुजार सकूँ। सामने वाला बेडरूम जिसकी सफाई की जा चुकी थी, हो सकता है इसका मालिक एक दिन यहाँ पर रहकर भी गया हो, तो मैं उसी बेड पर पास में सामान रखा हुआ। यहाँ पर ज़्यादातर सामान तो मेरा था रेनोवेशन करने के लिए। टूल्स एक तरफ रखकर बेड पर लेटा हुआ मैं छत को देखे जा रहा। छत सच में काफ़ी साफ सुथरी थी। इतनी पुरानी छत और अब तक यहाँ पर सीलन नहीं आई, हैरानी की बात है। उसे देखते देखते थोड़ी थोड़ी नींद आने लगी थी मुझे। माना कि हिमाचल के पहाड़ों में ठंड हो जाती है, लेकिन यहाँ पर रहते हुए पता नहीं कितने साल हो चुके हैं, इतनी ठंड इतनी जल्दी तो नहीं होती। बेडरूम में ऐसी ठंड थी जैसे टेम्परेचर -10 डिग्री पहुंच गया हो। मैं रजाई के अंदर था, फिर भी ठंड लग रही थी। मैं घबरा गया, यार बर्फबारी तो नहीं हो गई पहाड़ों में, इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है। फिर मैंने आंख जलाई, थोड़ा हाथ को सेका, लेकिन घर से बाहर निकलते ही इतनी ठंड नहीं थी। उस हवेली के अंदर बहुत ज़्यादा ठंड, जैसे किसी ने कई सारे बड़े बड़े एसी चला डाले हों। मैं सोच में पड़ा हुआ, ये अंदर से इतना ज़्यादा ठंडा क्यों है? ज़्यादा सीलन तो है नहीं जिस कारण इतना ठंडा हो जाए। अंदर तो बैठना मुश्किल हो रहा है। फिर मैंने एक कमरा ऐसा ढूंढा जहाँ पर बिल्कुल ठंड नहीं थी। तकिया वहाँ पर भी रखा हुआ, गद्दे वहाँ पर भी पड़े हुए, लेकिन ज़मीन पर। मुझे क्या, मुझे ज़मीन पर सोने की आदत है। वहाँ लेट गया। लेकिन पहाड़ी के शिखर के ऊपर बनी हुई वो हवेली, जहाँ जानवरों का आना जाना बहुत मुश्किल है, बाहर से कुछ ऐसी आवाज़ें आने लगी जो मुझे खास जानवरों को दर्शा रही। दिमाग थोड़ा सोच में पड़ा हुआ। दरवाज़ा मैंने लगाया हुआ, इसीलिए डर नहीं लग रहा था, लेकिन मैं सोच में ज़रूर पड़ा हुआ था कि यहाँ पर इतने ज़्यादा जानवर आ चुके हैं जो बाहर पेड़ों को काटने की कोशिश कर रहे हैं। पूरी रात ऐसे ही निकली, सही से मैं सो नहीं पाया। आवाज़ें आती रही, लेकिन नींद बहुत ज़्यादा आई हुई थी, इसीलिए मैं उठकर देखना नहीं चाहता था। सुबह का वक्त हुआ और काम की शुरुआत करनी थी। खाना बनाया मैंने, खाकर सीधा काम पर लग गया। बाहर वाले हॉल की जितनी दीवारें थीं, उन पर जो पेंट किया गया था, उस पेंट को उखाड़ना था। देखने में ऐसा लग रहा जैसे ज़्यादा पुराना पेंट नहीं होगा, नया होगा। जब मैंने उस पेंट को उखाड़ा, मैं देख रहा उसके पीछे कुछ लिखा हुआ था, क्योंकि दीवारों पर जो पेंट किया गया कई कोट किए गए थे। हो सकता है हर 5 से 7 साल बाद यहाँ पर पेंट किया जाता हो। पहले तो जो सबसे ऊपर वाला पेंट था ना, उसे उखाड़ने के बाद जो नीचे वाला पेंट, उसके ऊपर किसी ने कुछ लिखा हुआ। ये लिखावट किसी बच्चे की नहीं लग रही थी, ये किसी बड़े की लिखावट थी, बिल्कुल साफ साफ। और हर जगह ऐसा लगा जैसे आधे शब्द लिखे हुए हैं। एक जगह लिखा था हेल्प एम, एक जगह लिखा था कि वो हमारे नी। बस इतना। बाकी आगे मैंने खुरच कर देखा। कई जगह पेंट बहुत अच्छा था, उखड़ नहीं रहा था, कई जगह उखड़ रहा, तो आधे आधे शब्द पढ़ने में आ रहे। और जितना भी मैं पढ़ रहा, सोच में पढ़ रहा, ये किसने लिखे होंगे दीवारों पर? संदेश हैं या वैसे ही लिखा है? चलो मुझे क्या, मैं पेंट उखाड़ता हूँ। उस हॉल का पेंट उखाड़ने में मुझे लगभग 1 घंटा लग गया।
मेरे पास औजार थे। गीला करके उस पेंट को बड़ी जल्दी उखाड़ डाला और अब मैं समझ गया। ऊपर से लेकर नीचे तक दीवारों पर ये सब लिखा हुआ है। मैं थक गया था, बहुत ज़्यादा थक गया। अचानक रेडियो की आवाज़ हुई। रेडियो की आवाज़ ने मुझे डरा दिया। शांति में काम करना मुझे पसंद है और ऐसी जगह तो शांति होनी चाहिए ना। दोपहर का वक्त था। रेडियो किसने ऑन किया? भागा मैं बेडरूम की तरफ। रेडियो देखा, अपने आप चल रहा। उसके बाद मैंने रेडियो को बंद किया। यहां पर मेरे सिवा कोई भी मौजूद नहीं था। रेडियो को किसने चलाया? मुझे लगा माल फंक्शन होगा, पहले से बटन दबाया गया होगा, पहले चला नहीं होगा, अचानक हिलने के कारण अब चलने लगा होगा। जैसे ही रेडियो को बंद करके उस कमरे से मैं बाहर निकला था, फिर से वो रेडियो दोबारा चला। फिर से मैं घबरा चुका था। जैसे ही मैं उस कमरे में दोबारा गया, उस रेडियो को अच्छे से हिलाया। कभी कभी वो चल रहा, कभी बंद हो जाता और 2 बार मुझे वो आवाज़ सुनाई दी। वो अब भी यहीं पर हैं, वो अब भी यहीं पर हैं। उस रेडियो से 2 बार ये आवाज़ आई और उसके बाद मैंने उसकी बैटरीज निकाल दी। ये बैटरीज नई थी। शायद इस मालिक ने डालने की कोशिश की होगी कि रेडियो चलता है या नहीं, क्योंकि यहाँ पर और कुछ तो था ही नहीं। पुराने लोग वैसे भी रेडियो सुनना ज़्यादा पसंद करते हैं। बैटरीज निकाल दी, अब वो रेडियो काम नहीं करेगा। उसके बाद फिर से मैं अपने काम में लग गया था। बेडरूम की उन दीवारों को भी छीलने का काम जल्द से जल्द शुरू करना था। शाम होते होते मैंने दीवारों को थोड़ा सा छीला था और उसके बाद मुझे लगा अब मैं थोड़ा सा बोर हो गया हूँ, थक भी गया हूँ, काम करने का मन नहीं कर रहा। थोड़ा घूम कर आता हूँ, पहाड़ी से नीचे उतरूंगा, आगे वाले गांव तक जाकर आता हूँ। भले ही मेरे पास खाने पीने का सामान तो बहुत है, लेकिन ताज़ा नहीं है, तो सब्जियां लेने के लिए तो मुझे उस गांव तक जाना ही होगा ना। चलकर मैं गांव तक गया और गांव में पहुंचने के बाद कुछ सब्जियां खरीदी, कुछ खाने पीने का और सामान लिया। वहां पर छुटमुट कई दुकानें थी, लेकिन दूरी काफ़ी थी। इसीलिए गांव वालों से मैं उस हवेली के बारे में जानना भी चाहता था, जैसा कि मुझे उस हवेली के नए मालिक ने कहा था। उस हवेली की जानकारी पाने के लिए लोगों से बात करनी पड़ी और लोग मुझे उस हवेली की काफ़ी पुरानी और अजीब और गरीब कहानियाँ सुनाने लगे। उन्होंने कहा वो हवेली सही नहीं है। उसके बारे में बताया जाता है कि 60 साल पहले जब वो हवेली बनाई गई थी ना, उसका जो मालिक था वो गायब हो गया। कहाँ पर गया किसी को नहीं पता, और उस हवेली को कई बार खरीदा जा चुका है और उसके कई मालिक गायब हो चुके हैं। जो उस हवेली में रहता है ज़्यादातर उसके साथ कुछ नहीं होता, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसा होता है कि जो उस हवेली में रहता है कहते हैं गायब हो जाता है। क्या होता है उसके साथ कोई नहीं जान पाया। हर कोई मुझे ऐसी भयानक और डरावनी कहानी सुना रहा था और हर कहानी का अंत एक जैसा ही। कोई वहां पर रहता था, गांव में भी आता था, अच्छा इंसान था, गायब हो गया। कहां पर गया किसी को नहीं पता। हर किसी का यही कहना था। उसके बाद अंधेरा हो चुका और मुझे लगा मुझे वापस जाना चाहिए। चलते चलते थका हारा दोबारा मैं हवेली तक पहुंचा। अब मुझे रात इस हवेली में गुजारनी थी और वैसे भी खाना मैं खा चुका था। फिर वो रात मैंने गुजारी, लेकिन आवाज़ें आती रहीं। कई जगह ऐसी आवाज़ें आती जैसे कोई इस हवेली के अंदर हो। मैं बाहर निकल कर देखता, कोई मौजूद तो नहीं होता, लेकिन फिर भी महसूस होता रहता खुरचने की आवाज़ें। मैंने सोचा ये आवाज़ें अंदर से नहीं आती होंगी, बाहर से आती होंगी। जानवर तो बाहर है ना, इसीलिए मैं सो गया। सुबह उठकर उस कमरे को फिर से छीलना था, लेकिन उस कमरे के उन हिस्सों को जब मैं ठीक करने लगा, ऊपरी परतों को उतारने लगा, नीचे वैसे ही आधे कटे मैसेज थे। मदद करो, नीचे कुछ है, ऐसा बहुत कुछ लिखा हुआ। इस बार मुझे समझ में आ रहा, लेकिन इसका मतलब क्या है? मुझे और हिस्सों को देखना होगा। मैं उस बेडरूम के पीछे लगी उस लकड़ी की अलमारी को हिला रहा था। हिलाकर थोड़ा आगे किया, बेड को एक तरफ किया, तब मैंने देखा एक दरवाज़ा, तहखाने में जाने का दरवाज़ा। खींचा मैंने, फिर मैं नीचे गया। अरे यार, इसके बारे में तो बताया ही नहीं गया। मुझे तो बताया गया ये हवेली है, इतने कमरे हैं, तो हिसाब मैंने उस तरह से लगाया।
यहाँ पर कोई बेसमेंट भी है, मुझे नहीं पता था। इसके बारे में मालिक को बताना होगा कि अगर इसकी सफाई करवानी है, इसको रेनोवेट करना है तो खर्च अलग से आएगा। चलो पहले देख कर आता हूँ आखिर इसमें रखा क्या है, क्या इसे रेनोवेट करेंगे या नहीं, वो बाद की बात है। सीढ़ियाँ उतर कर मैं नीचे जाने लगा और नीचे जाकर मैंने देखा कुछ एंटीक टूल पड़े हुए थे, कुछ टूटी हुई कुर्सियाँ पड़ी हुई थीं, कुछ पुरानी तस्वीरें पड़ी हुई थीं और बड़ी अजीबोगरीब तस्वीरें थीं। कुछ 40 साल पुरानी, कुछ 60 साल पुरानी और कुछ 10 से 20 साल पुरानी लग रही, लेकिन तस्वीरें बहुत ज़्यादा पड़ी हुई। मैं उन तस्वीरों को समेटता गया, सामान को समेटता गया। यहाँ थोड़ी ही मिट्टी थी क्योंकि ऊपर से दरवाजे को अच्छे से बंद किया गया था। यहाँ ढेर सारा सामान, और सामान को हटाना मेरा काम नहीं, पहले मालिक से बात तो कर लूं। यह सोचकर मैं वापस आ गया। ऊपर वाला काम अब मैं करने लगा था। ध्यान मेरा बार बार बेसमेंट की तरफ जाता। अरे यार, काम बढ़ गया, 6-7 महीने में कर पाऊंगा या नहीं? नहीं, समय तो ज़्यादा है, कर लूँगा मैं उसी बेसमेंट में था, देख रहा था चीज़ों को। अचानक किसी के चलने की आवाज़ आई। वो आवाज़ ऊपर से आई थी। मैं हैरान हो गया, मेरे सिवा तो यहाँ पर कोई मौजूद नहीं है, तो ये आवाज़ कहाँ से आई? फिर मैं डर गया। ऊपर जाकर अच्छे से चेक किया, कोई मौजूद तो नहीं था, लेकिन आवाज़ कैसे आई, कहाँ से आई, मुझे डरा कर रख दिया था। मैंने घर को चेक किया, कोई नहीं था। क्या मुझे भ्रम हुआ है या मैं ज़्यादा डर चुका हूँ? मुझे लगता है मुझे बेसमेंट में नहीं आना चाहिए था। मैं जल्दी से जल्दी उस बेसमेंट से निकला। उसके बाद मैं और जगहों को देखने लगा। मैं हमेशा जो मुश्किल काम है सबसे पहले करता हूँ ताकि आसान काम अंत के लिए बचा पाऊँ। अंत में ज़्यादा मेहनत करना मुझे पसंद नहीं, शुरू में बड़ा जोर लगाता हूँ मैं फिर एक ऐसे कमरे में गया जिसमें सबसे अजीब चीज़ें रखी गई थी। उन चीज़ों को एक एक करके मैं देखता गया। दीवारें साफ ही लग रही थी, फिर भी कुछ जगह टूटी हुई और थोड़ी उखड़ी सी थी। वहां पर मैं पेंट को उखाड़ने लगा। वो लकड़ी की दीवार थी। जैसे ही उस दीवार पर मैंने हल्का सा छेद किया, वहां से कुछ बहने लगा। लाल रंग का पेंट, जैसे खून हो। दीवार से खून बह रहा था। मैंने साफ किया, थोड़ा आगे खुरच कर देखा तो वहां से भी खून निकला। मैं कैसे बयां करूं, दीवार से ऐसा कुछ पहले निकलते हुए मैंने कभी नहीं देखा था, इसीलिए मैं बहुत ज्यादा डर चुका था। फिर आगे वाली उन दीवारों को मैं साफ करता गया। किसी किसी जगह से वो लाल रंग का पेंट निकलता जो मुझे डरा कर रख देता। कई बार काम करते वक्त मुझे ऐसा महसूस होता जैसे कोई मुझे घूर रहा हो। 10 से 12 दिन हो चुके थे यहां पर काम करते हुए, और मुझे हर बार ऐसा लगता जैसे मेरी पीठ के पीछे कोई मुझे घूर रहा है। मैं कैसे बयां करूं? इसे भ्रम भी कहा जा सकता है, सच भी कहा जा सकता है। होता है ना, जब आप कहीं जा रहे हो, महसूस नहीं होता कोई घूर रहा है, और फिर पीछे मुड़कर आप देखते हैं तो कोई ना कोई सच में आपकी तरफ घूर रहा होता है। इसे आप छठी इंद्री कह सकते हैं। मेरे साथ कुछ ऐसा ही हो रहा था। अब उसी कमरे में हर एक चीज को जब मैं बोर हो जाता उठाता, अच्छे से देखता। एक पाइप थी, मुझे शुरू में लग रहा कि वो साधारण पाइप होगी, लेकिन उस पाइप के ऊपर जैसी नक्काशी की गई थी, मैं सोच रहा था इसके बीच कुछ होना चाहिए। उसके बीच एक कागज था, गोल गोल करके फंसाया गया। जब मैंने उस कागज को बाहर निकाला था तो वो एक नक्शा था, इस घर का नक्शा। सब कुछ बिल्कुल सही, कितने कमरे हैं, सब कुछ। बस एक चीज थी जो अजीब थी, इसमें बेसमेंट के बारे में बताया गया था, लेकिन बेसमेंट के नीचे एक दरवाजा भी दिखाया गया और लिखा गया था तहखाने का तहखाना। ये शब्द काफी अजीब थे। सोचकर देखिए, तहखाने में जाने से मुझे डर लगता है, अब तहखाने का भी एक तहखाना है। मैंने मालिक से बात की थी। मालिक ने कहा था तुम्हें जो भी मिलता है बस रेनोवेट करो, जो कमरे हैं अगर छिपे हुए हैं तो अगर तुम्हें मिलते हैं तो साफ सफाई करो, उसे रेनोवेट करो, रहने लायक बना दो। ये हवेली बिल्कुल ऐसे लगनी चाहिए जैसे नई बनाई गई है, कोई भी हिस्सा बचना नहीं चाहिए।
पैसे देने को वो तैयार था कि बाकी ब्लूप्रिंट के अलावा कुछ नया निकलता है तो उसके चार्जेस अलग, मैं अपनी मर्जी से उसे कह सकता था। तो वो एक अच्छा इंसान है, मना तो करने वाला नहीं। इसीलिए क्या मुझे तहखाने के भी तहखाने को देखना चाहिए? अब सबसे पहले मुझे इस हवेली के मालिक से बात तो करनी होगी। मुझे थोड़ा थोड़ा डर सा लगने लगा था। अगली सुबह गांव में जाकर मैंने हवेली के मालिक से बात की। हवेली का मालिक बिजनेस डील के लिए कहीं पर गया हुआ, कम समय के लिए उसने मुझसे बात की। मैंने उसे कहा कि वो नीचे वाली बेसमेंट के नीचे एक और बेसमेंट है, मुझे एक नक्शा मिला है। उसने कहा जो भी है तुम्हें रेनोवेट करना होगा। मैंने कहा देखिए, अब यहाँ ना गांव के लोग काफ़ी अजीब सी कहानियाँ भी सुनाते हैं। उसने कहा देखो, तुम्हें हर चीज़ की कीमत मिलेगी, और वो जो आदमी गायब हुए हैं उसके बारे में मैंने भी सुना है। चलो तुम्हारे लिए एक ऑफ़र है, अगर तुम ये पता लगाते हो कि जो यहाँ से गायब हुए हैं वो कहाँ गायब हुए, या यहाँ पर कोई ऐसी जगह तुम ढूंढ पाए जहाँ पर कोई छिपा था, उसके साथ कुछ बुरा हो गया, इस रहस्य को अगर तुम सुलझाओगे ना, तुम्हें और बड़ी कीमत मिलेगी। मुझे इस हवेली के साथ जुड़े हर किस्से को निपटाना है, तो बड़ी कीमत मैं दे सकता हूँ। मेरे पास पैसों की कमी नहीं है, बस दोबारा मुझे फ़ोन मत करना। कुछ भी नज़र आ जाए, अजीबो गरीब चीज़, वो भूतिया कहानियाँ, भूत नज़र आ जाए, शैतान नज़र आ जाए, बस मुझे फ़ोन मत करना। मैं कीमत देने को तैयार हूँ, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करूँगा, काम पूरा करो। मालिक की बात सुनने के बाद इतना तो साफ हो गया था, डरने की कोई खास बात नहीं है पैसों के मामले में। बाकी कुछ नज़र आ गया तो कुछ भी हो सकता है। मुझे अब तहखाने के अंदर जाना था, देखना था वहाँ पर मुझे क्या नज़र आता है। लेकिन यहाँ पर जो सब हो रहा था पहले उसे भी निपटाना था। सबसे पहले हवेली के पीछे वाले उस गार्डन के हिस्से की मिट्टी को थोड़ा ठीक करना था, क्योंकि इस घर की पीछे वाली वो दीवार भी सीलन के कारण खराब हो चुकी थी। तो मिट्टी को हटाकर मुझे बस दीवार का काम करना था। झाड़ियों की कटाई और सफाई का काम मैं नहीं करने वाला। पीछे जाकर दीवार को मैं छीलने लगा था। तभी मैंने महसूस किया कि पीछे मिट्टी थोड़ी उभरी हुई है। घास जरूर वहां पर थी, लेकिन मिट्टी जैसे उभरी हुई महसूस हुआ जैसे कोई कब्र हो। मैं तो डर गया, किसी की कब्र के ऊपर मैं कभी पैर नहीं रखता। यहां पर सच में कोई कब्र है? अगर मैं किसी मरे हुए पर पैर रखूंगा तो ये अच्छा नहीं होगा। कब्रें ही लग रही थी, लेकिन पता करने के लिए गांव वालों से पूछना होगा, और गांव वालों को इसके बारे में कुछ नहीं पता था कि पीछे कोई कब्रिस्तान था या नहीं। लेकिन उन्होंने कहा कब्रिस्तान तो नहीं था, इसके बारे में ज्यादा कुछ सुना नहीं। सुना होता तो पता होता। गायब हुए लोगों के बारे में उन्होंने सुना था, पता करने की कोशिश हुई, लेकिन कभी पता नहीं कर पाए। घर के अंदर कई लोग आए, कब्रें तो किसी ने नहीं देखी, किसी को यहां कभी दफनाया नहीं गया। फिर से मैं पीछे उस सीलन को थोड़ा थोड़ा साफ कर रहा। उभरी हुई मिट्टी को देखकर डर भी रहा। मुझे लगा फावड़े से खोद कर देख लूं, पता कर लूं, डर को एक बार खत्म कर दूं। ये पता करने के लिए मैंने एक कब्र को खोदना शुरू कर दिया। मिट्टी को हटाता गया और मैंने महसूस किया वो कब्र थी ही नहीं। बड़े बड़े पाइप मिट्टी में गाड़े गए थे, इतने आकार के जितने इंसान के हों। फिर मुझे लगा पाइप के अंदर तो कोई लाश को डाला नहीं गया। एक पाइप को, जो कि सीमेंट की बनी हुई, मैंने बाहर निकाला। काफी भारी थी, दोनों तरफ ढक्कन लगे हुए। मैं डरा हुआ किसी की लाश ना निकले। एक ऐसे ही पाइप को खोला मैंने, जो अंदर से मिला वो बड़ा अजीब और गरीब सा था। उसके अंदर कागज रखे गए थे, ढेर सारे कागज, पेंटिंग्स, तस्वीरें। और जब मैंने उन तस्वीरों को देखा, किसी बच्चे ने बनाई तस्वीरें लग रही, साफ नहीं थी, लेकिन बनाई गई चीज लगभग एक जैसी। दरवाजा बनाया गया था, हड्डियों का बना हुआ दरवाजा, जैसे आसपास का हिस्सा भी ईंटों का बना हो, लेकिन उनमें हड्डियां धंसाई गई हो। फिर वो दरवाजा जो हड्डियों को जोड़कर बनाया गया। ऐसी तस्वीरें ढेर सारी थीं। कई गुड़िया थी वहां पर, कई कांच के टुकड़े थे, आईने लग रहे थे। उन्हें इन पाइप में समेट कर दफनाया गया।
इसका क्या मतलब है? ज्यादा जमीन के नीचे क्यों नहीं दफनाया गया? डराने के लिए? मैंने एक और कब्र जैसी दिखने वाली उस मिट्टी को खोदा। एक और पाइप निकली, उसमें अलग से कागज थे, अलग से डिजाइन थे, लेकिन हड्डियों वाला दरवाजा वो जरूर था। मैं सोच में पड़ा हुआ। मुझे लग रहा था तहखाने के तहखाने में एक बार तो जाना चाहिए। लंबे समय से खुद को रोक रहा हूं मैं, लेकिन शायद वहां जाकर मुझे देखना चाहिए। रात को बहुत समय से आवाजें आती रहती हैं। कुछ तो होता है रात को जो मुझे पता नहीं लगता। आज रात मैंने घर से बाहर निकलकर देखा, कोई जानवर नहीं था। वो जो खुरचने की आवाजें, सांस लेने की आवाजें, या कह सकते हैं बुड़बुड़ाने की आवाजें घर के अंदर से आती थी, ना कि बाहर से। ये हवेली के बाहर निकलकर पता लगा। ये जो आवाजें थी बेसमेंट के दरवाजे के करीब से आती थी, उस कमरे के अंदर से। उस रात में उस कमरे में सोया, वो आवाजें ज्यादा सुनाई दी दरवाजे के नीचे से। ऐसा लग रहा था जैसे बेसमेंट के नीचे वाली जो बेसमेंट है, वहां पर कुछ ना कुछ ऐसा है जो जिंदा है, जो हिलता है, जो आवाजें करता है। सच जानने के लिए मुझे बेसमेंट में जाना था, तो मैंने बेसमेंट में जाकर अच्छे से खंगाला। मुझे एक दरवाजा मिला, तहखाने से नीचे जाने का वो दरवाजा। उस दरवाजे को जब मैंने खोला था, मुझे जरा भी मिट्टी ऊपर की तरफ उठती हुई महसूस नहीं हुई। जब किसी कमरे को लंबे समय के बाद खोला जाए तो मिट्टी उठती है, भरे हुए होते हैं कोने मिट्टी से। उसकी सफाई की गई लगती थी। यार नीचे इतनी सफाई है कि मिट्टी मौजूद नहीं है। नीचे जाकर देखना होगा। कई सारी लाइट्स हमेशा नए कमरे में लेकर जाता हूं। भूतों की फिल्में देखी हैं मैंने, डर मुझे भी लगता है, इसीलिए बहुत सारी लाइट वहां पर फेंकी, और वो लाइट इतनी ज्यादा हो गई, आंखें चुंधियाने लगी। लाइट कम करनी पड़ी क्योंकि मुझे पता लगा वो छोटी बेसमेंट थी। दीवारों पर आईने ही आईने लगे हुए, और कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं। मैं देखने लगा, अरे यार, मुझे लगा था पता नहीं कैसी कैसी डरावनी चीजें मिलेंगी। यहां पर तो आईने हैं, साधारण आईने। उन आईनों में मैं खुद को देख पा रहा, साफ सुथरे आईने। लेकिन कुछ तो था उन आईनों में, कुछ तो ऐसा था जो अजीब था। क्या चीज? एक आईना आपके सामने हो, बड़ा। एक आईना आपके पीछे हो, बड़ा। और कोई चीज उन आईनों में आती ही नहीं। ऐसा लगता है आईने में आईना, आईने में आईना, और लंबी सुरंग का एहसास होता है। ऐसा ही लग रहा, लेकिन मुझे वो आईने हिलते हुए महसूस हो रहे। लेकिन जब उनके सामने खड़े हो जाओ, सिर्फ तब। हर एक आईने में कुछ तो फर्क था। किसी आईने में मैं थोड़ा सा पतला लगता, किसी आईने में मैं थोड़ा सा मोटा लगता। लेकिन एक आईना ऐसा था जिसमें कपड़ों के रंग थोड़े बदले हुए लग रहे। मैंने लाल शर्ट पहनी हुई, उसमें हरी शर्ट लग रही। मैंने दुनिया में ऐसा आईना कभी नहीं देखा जो रंग अलग दिखाता हो। लेकिन उस आईने में कुछ ऐसा था। फिर क्या, उस कमरे से मैं बाहर निकला। कुछ डरावना नहीं है, साधारण था, साधारण था। मैं बेवजह डरे जा रहा था। बाकी चलो, वो जो ऊपर पेंटिंग मिली है, सब कुछ मिला है, वो बात अलग है। यकीन कीजिए, हर बार इस हवेली में कुछ ऐसा मिल रहा था जो डरावना हो। नीचे वाली मंजिल की साफ सफाई कर दी थी मैंने, छीलने वाला काम कर दिया था। वॉलपेपर लेकर आया मैं, कई जगहों पर वॉलपेपर ही लगा दिया। काम बड़ा जल्दी निपट चुका था, क्योंकि लकड़ी की दीवारों के ऊपर वॉलपेपर ज्यादा आसानी से लगते हैं, काम भी जल्दी हो जाता है। लेकिन ऊपर वाली मंजिल जहां पर पिल्लर पड़े हुए थे, वहां पर मुझे थोड़ा पेंट का काम भी करना था। लेकिन साफ सफाई का काम बड़ी जल्दी करने के बाद मैंने महसूस किया, यह हवेली भले ही 2 मंजिला है, काफी ज्यादा बड़ी है। तीसरी मंजिल एक हॉल है, पूरी तरह से एक इकलौता खाली कमरा। वहां पर पहुंचने के बाद आपके पैरों की आवाज तक आपको सुनाई देती है, और चुप करके खड़े हो जाओ तो दिल की धड़कन सुनाई देने लगती है। उस हॉल को भी मैं अच्छे से देख रहा, क्योंकि खाली पड़ा हुआ। एक दीवार के मैं पास पहुंचा, और दीवार पर सीलन आई हुई थी। वो सीलन बड़ी भयानक, एक पंजे का निशान था। मैंने उस सीलन को साफ किया, उस पंजे के निशान को हटा दिया,
क्योंकि उसे देख देख कर मुझे डर लग रहा। फिर एक और दीवार पर गया। वहां पर चेहरा उभरा हुआ। सीलन थी, ऐसा नहीं कि पीछे कुछ पेंट किया गया हो, वो सीलन थी, लेकिन आकार बिल्कुल हूबहू किसी इंसानी चेहरे जैसा। मैंने उसे भी साफ कर दिया। फिर मैं नीचे आ गया कि ऊपर तो कुछ नहीं, दीवारों को क्या देखना, ये काम मैं बाद में करूंगा। पूरा खुला हॉल है ना, ये काम आसान होगा, दीवारें ज्यादा खराब नहीं है। दूसरी मंजिल पर 2 दिनों तक मैं काम करता रहा। तीसरे दिन फिर से मैं ऊपर वाले हॉल पर गया। दोबारा मैंने देखा, कई जगह पंजे के निशान थे, बिल्कुल वैसे जो मुझे साफ करने पड़े। कई जगह चेहरे और कई जगह पूरा इंसानी ढांचा बना हुआ, लेकिन सिर्फ सीलन का। सीलन पपड़ी उतरी हुई। छीला मैंने, उन आकारों को मिटाया क्योंकि मुझे डर लग रहा था, और ऊपर से हल्की हल्की आवाजें भी आ रही। एक आवाज एक छेद था दीवार में, उसमें से आ रही। मैंने उस छेद में कान लगाया, जैसे कोई पाइप हो और कोई बोल रहा हो, फुसफुसा रहा हो। मदद कर सकते हो क्या? तुम हमारी मदद कर सकते हो? ये आवाज मुझे सुनाई दी। मैं घबरा गया, मैं डर गया। फिर मुझे लगा, मुझे पता तो लगाना चाहिए ना, यहां जो गायब हुए हैं कहां गए हैं। जितनी भी जगह है मैं उसे खंगालूंगा, देखूंगा छिपने की कोई जगह है या नहीं। बाकी ये आवाजें, इसका भी पता करता हूं। दीवार में कोई पाइप होगी, वरना पतली दीवार है, उस तरफ से आवाज कोई कर ही नहीं सकता। मैंने एक कुल्हाड़ी ली, दीवार के उस हिस्से को मैं तोड़ने लगा। अच्छे से तोड़ने के बाद मैंने महसूस किया वहां पर कोई पाइप नहीं थी, कुछ नहीं था। दीवार से आवाजें आ रही, या तो मेरे कान बज रहे थे या सच में मैंने आवाजें सुनी। ये कोई भूती आवाजें तो नहीं, ऐसा तो नहीं जब लोग मर जाते हैं तो भटकती हुई आत्मा आपसे बात करने की कोशिश करती है, ऐसा बताया जाता है। क्या ये सच हो सकता है? मुझे नहीं पता था, लेकिन उसके बाद दोबारा मैं ऊपर नहीं गया। अंत में ये काम निपटाऊंगा। उस रात जब मैं लेटा हुआ, मुझे फुसफुसाहट की आवाजें सुनाई देने लगी, लेकिन जब मैंने अपने ऊपर उस रात तकिए को रखा, वो आवाज ज्यादा साफ सुनाई दे रही। कान को बंद कर लिया तो आवाज साफ कैसे सुनाई दे रही है? वो आवाज बेड से आ रही थी। उसके बाद मैं घबराया, मैंने गद्दे को हटाया, मैं बेड के ऊपर ऐसे ही लेट गया। आवाज आने लगी, किसी लड़की की आवाज थी। वो लड़की कह रही थी, तुम जानते हो तहखाने के नीचे क्या है? तुम जानते हो तहखाने के नीचे क्या है? उसके ये शब्द बड़े अजीब थे। मैंने उस बेड को खोल डाला, कुछ नहीं था उसमें, कोई टेप रिकॉर्डर नहीं, बेड के नीचे कोई दरवाजा नहीं, कुछ नहीं। लेकिन आवाजें कहां से आ रही थी मैं समझ नहीं पा रहा। आगे आने वाले कुछ दिनों में मुझे दीवारों से आवाजें सुनाई देती रही। कभी तो वो आवाजें दीवारों से आती, कभी किचन से, कभी नल से आती वो आवाजें। बार बार तहखाने की बात करती। तहखाने के बारे में मुझे बताया जा रहा था और इतना साफ था, ये मेरा भ्रम नहीं है, आवाजें असली हैं, सच है। और मैं जवाब चाहता था, जो लोग गायब हुए हैं कहाँ गायब हुए हैं? अगर इस बात का पता ये भटकती हुई आत्माएं या जो भी हैं जो बात करते हैं बता सके तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और हर बार वो तहखाने की बात करते। मुझे लगा तहखाने में जाकर देखना तो होगा, एक बार उस राज को सुलझाना होगा। तो मैं गया तहखाने में, देखने लगा तहखाने के उन आईनों को। उन आईनों को मैं ध्यान से देखता गया। एक आईना जो रंग अलग बताता था, मेरी नजर मेरी शर्ट पर थी। मेरी शर्ट पर कुछ लिखा नहीं था, जबकि उस आईने में मेरी शर्ट पर 1 नंबर लिखा हुआ साफ नजर आ रहा। मैंने बार बार हाथ ऊपर रखा, लेकिन वो 1 का निशान कहां से नजर आ रहा? फिर मेरी नजरें खुद पर पड़ी आईने में। मैं मुस्कुरा नहीं रहा था, लेकिन उसमें लग रहा जैसे मैं मुस्कुरा रहा हूं। खुद की भयानक मुस्कुराहट डराने के लिए काफी थी। चीखता हुआ मैं ऊपर गया था। आगे आने वाले कुछ दिनों में मैं काम तो करता रहा, लेकिन आवाजें सुनाई देती रही। मैं आवाजों से बात करता और हर बार मुझे यही बताया जाता,
तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तुम ही सिर्फ खुद को नुकसान पहुंचा सकते हो। मैं डरता, क्योंकि अगर सच में ये भूत प्रेत है तो मेरे साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन काम की कीमत तब मिलेगी जब काम पूरा खत्म करूंगा। अगर ये काम मैंने खत्म ना किया तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा। इसीलिए मुझे काम तो पूरा करना होगा, और दुगनी कीमत चाहिए तो राज सुलझाना होगा। कई दिनों तक इसी तरह से सोचने के बाद मैंने हिम्मत की। जाऊंगा मैं तहखाने में, आईनों वाला वो तहखाना। देखा आईने में खुद के प्रतिबिंब को। कोई प्रतिबिंब थोड़ा अलग दिखता, किसी में मैं हिलता हुआ नजर आता। हर बार इशारों में बातें होती। प्रतिबिंब मेरा था, लेकिन हरकतें बड़ी अलग होती। पूछता मैं सवाल तो कोई भी प्रतिबिंब जवाब नहीं देता। इशारे धीरे धीरे बदलने लगे। मुझे इशारों की भाषा नहीं आती, लेकिन मुझे इशारों की भाषा में बताया जाता। एक बार हाथ दिखाया जाता, फिर उसके नीचे की तरफ हाथ करके दिखाया जाता, फिर उसके नीचे की तरफ हाथ करके दिखाया जाता। मतलब क्या था उसका मैं समझ नहीं पा रहा। फिर मुझे नंबर दिखाया जाता, 0, 1, 2 और फिर 3 दिखाकर इशारा किया जाता। बार बार इशारा किया जाता, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा 3 का क्या मतलब है। क्या मतलब है 3 का? मैं दोबारा ऊपर वाले हॉल में जाता और वहां पर चेहरे बने हुए होते। हर बार अलग चेहरा, हर बार हाथों के निशान। लेकिन एक चेहरा ऐसा था जो मेरी नजर में आ गया। एक लड़की का चेहरा, और वो लड़की देखी देखी सी लग रही। अरे ये तो वैसी लड़की है जिसकी तस्वीर मैंने तहखाने में देखी थी। बिल्कुल वैसी। तहखाने में जाकर उन तस्वीरों को खंगाला मैंने, निकाला मैंने, हॉल में लेकर आया और उस तस्वीर से मिलान किया जो दीवार में उभरी थी। ये सिर्फ साधारण सीलन नहीं है, चेहरे निकल रहे हैं, और एक चेहरा इस लड़की का। इस लड़की के बारे में पता करना होगा। मैंने उस लड़की की पहचान जानने की पूरी कोशिश की, पूछा, पता किया। ये लड़की भी इस हवेली की कभी मालिक रही थी। गायब हो गई थी, कोई उसे ढूंढ नहीं पाया। कहां गई? उसके बाद और तस्वीरों के बारे में जानकारी निकालता गया। पुराने इतिहास में, हवेली का इतिहास, गायब हुए लोगों में इन तस्वीरों के कई लोग थे। कई ऐसे थे जो यहां पर हैं, आज भी जिंदा हैं। उनसे बात करने की कोशिश मेरी नाकाम रही। वो अपने परिवार वालों को खोकर बड़े निराश थे। लेकिन मैं जानना चाहता था, कहाँ गए वो तस्वीरें जो यहाँ पर है? मालिकों की तस्वीरें हैं, संभाल कर कौन रखता है? जो दीवारों पर उभरता है वो चेहरा किसका होता है? उस हॉल में उस चेहरे के आगे मैंने गलती से सवाल पूछा और उभरा हुआ चेहरा थोड़ा सा बदला। उसने हरकत की और मेरे लिए इतना काफी था कि वो चेहरा हरकत भी करता है। बस फिर क्या, मैंने बात करने की कोशिश की, लेकिन वो चेहरा थोड़ा सा हिल रहा और एक इशारा किया, आईने का इशारा। एक तरफ आईना उभरा, 10 और जगह पर आईना उभरा। ये वैसे ही आईने के निशान थे जैसे वो दूसरे तहखाने में है। तो मैं भागा तहखाने की तरफ। तहखाने में पहुंचने के बाद उस आईने के सामने तस्वीर दिखाने लगा। मैं खुद से सवाल पूछ रहा, अपने प्रतिबिंब से। फिर अपने प्रतिबिंब को बदलते हुए देखा मैंने उस लड़की में। वो लड़की थी, लेकिन बात इशारों में कर रही। आईना हमें प्रतिबिंब दिखा सकता है, लेकिन आईने से कभी आवाज नहीं आती। वो लड़की इशारा कर रही, नीचे की तरफ इशारा कर रही, और मैं उस इशारे को समझ ही नहीं पा रहा था क्या कहना चाहती है। वो भी वैसे ही इशारा कर रही, एक बार हाथ दिखाती, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे। क्या मतलब है? लेकिन तभी मेरा दिमाग घूम गया। दरवाजे की पेंटिंग, 3 नंबर, नीचे से नीचे का इशारा एक ही बात बता रहा है। तहखाने के नीचे तहखाना, उस तहखाने के नीचे तहखाना, तो हो सकता है उस तहखाने के नीचे
भी एक तहखाना हो। मैं क्या यहां से भी नीचे जा सकता हूं? क्या इसके नीचे भी कोई तहखाना मौजूद है? मैंने उस नक्शे में देखा। उस नक्शे में कुछ बनाया तो गया था, लेकिन शुरू से मेरी समझ में कुछ आ नहीं रहा था। परतें बनाई हैं, यानी तहखाने के नीचे कुछ है, लेकिन तहखाने के नीचे तहखाना और उससे नीचे तहखाना, क्या ऐसा हो सकता है? अब मेरी समझ में आने लगा था। मैं ढूंढने लगा नीचे जाने वाला रास्ता। मिट्टी को खोदने की कोशिश की, लेकिन नीचे जाने वाला कोई रास्ता नहीं था। ये कैसे हो सकता है? लेकिन फिर एक एक करके उन आईनों को देखने लगा। हर एक आईने में मेरा प्रतिबिंब। कोई था जो मेरे प्रतिबिंब को हिला रहा और इशारा कर रहा एक ही आईने की तरफ। वो आईना जिसमें रंग अलग अलग नजर आते हैं। मैं उस आईने के पास गया। तब मुझे बताया जा रहा था उस आईने के पीछे कुछ है। मैंने आईने को थोड़ा हिलाया, ऊपर की तरफ खींचा तो पीछे मुझे एक दरवाज़ा नजर आया। एक दरवाज़ा। उस दरवाजे को खोलकर मैं तहखाने से भी नीचे जा सकता था। एक ऐसा घर जिसमें एक खुफिया तहखाना है, उसके नीचे आईनों वाला तहखाना और उसके नीचे भी एक तहखाना। इसमें क्या होगा? आगे मुझे और क्या देखने को मिलेगा? भूत, प्रेत या कोई शैतान? मैं कांप रहा था, डर रहा था, लेकिन हर एक प्रतिबिंब के अंदर से एक ही इशारा था नीचे जाने के लिए, लेकिन साथ में सावधानी का इशारा भी, मदद का इशारा भी। मैं जब उन सीढ़ियों से उतरकर नीचे गया था तो नीचे तहखाना जरूर था, लेकिन बहुत छोटा। वहां पर सिर्फ खड़ा हुआ जा सकता था और उस तहखाने में एक लाल रंग का दरवाजा। मैंने कहा, ये क्या? ये कैसा तहखाना है? इसमें भी एक दरवाजा और नीचे जाने का कोई रास्ता तो नहीं? लेकिन ऐसा नहीं था। मैंने जब उस लाल दरवाजे को खोला तो ऊपर जाने वाली सीढ़ियां। मैं हैरान, ये क्या ऊपर जाने का रास्ता? क्या ऊपर कोई और तहखाना है? ये सीढ़ियां मुझे कहां ले जा रही हैं? कोई आवाज नहीं, कोई हरकत नहीं। जब मैं उन सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर गया, ऊपर मैं आईनों वाले कमरे में था। हूबहू वैसा ही आईनों वाला कमरा ये भी। मैंने कहा, ये क्या? ये कैसा आईनों वाला कमरा है? लेकिन उन आईनों में कोई प्रतिबिंब नहीं बन रहा था, बस आसपास की चीजें नजर आती। मैं सामने से निकल गया, लेकिन मेरा प्रतिबिंब नहीं बना। फिर मैं जैसे ही उन आईनों वाले कमरे के ऊपर जाने वाला था, आईनों के पीछे से झांकती हुई आंखें दिखी। मुझे कुछ लोग नजर आए। मैं डर गया। इतनी सी जगह से निकलकर लोग कैसे आ सकते हैं? मेरा पीछा करना चाहते थे वो। मैं सीढ़ियों से ऊपर मैं पहुंच गया घर में, लेकिन घर जो कि तबाह हो चुका था, बुरी हालत में था। शायद इन भूतों ने ऐसा किया होगा। फिर उसके बाद जैसे ही घर से भागकर मैं बाहर निकला, हालात बाहर भी कोई साधारण हालात नहीं थे। बदले हुए, बद से बदतर हालात थे। पेड़ बिना पत्तियों के, आसमान में आधा चांद निकला हुआ, जबकि ये तो दिन का समय होना चाहिए ना। अंधेरा था और चारों तरफ काले कपड़ों वाले लोग। उनके चेहरे बड़े अजीब और भीड़ थी, भीड़ जो मुझे देखकर मेरे करीब आने लगे। मैं डर गया। बाहर कुछ हुआ है, कुछ बुरा हुआ है। भागकर मैं घर के अंदर आ गया और घर के अंदर भी कई लोग जो मुझे घूर रहे। वो जिंदा नहीं थे। किसी के चेहरे पर चोट के निशान तो कुछ ठीक लग रहे, लेकिन हर एक का चेहरा पीला पीला सा। मैं घबराया हुआ खुद को बेडरूम में बंद कर चुका था, लेकिन वो दीवारों को पार कर सकते थे। भूतों ने मुझे घेर लिया था। मैं खुद को बचाना चाहता, उन पर वार करना चाहता। फिर उन्होंने कहा, इससे कोई खास फायदा नहीं होगा, तुम्हें समझना होगा क्या हुआ है, तुम कहां पर हो। मैं उन्हें कह रहा था, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। वो सब मुझे घेरे हुए नुकसान नहीं पहुंचा रहे, बल्कि मुझे बस यही कह रहे, तुम्हें समझना होगा तुम कहां पर हो। तो मैंने उनकी बात सुनी। बदले में शायद वो मुझे छोड़ दे।
उन्होंने कहा, वो लाल दरवाज़ा यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है, बल्कि दूसरी दुनिया में जाने का रास्ता है। ये मुर्दों की दुनिया। हमारी दुनिया 2 भागों में बटी है, एक जिंदा की, एक मुर्दों की। उसके बाद फिर हमेशा के लिए हम खत्म हो जाते हैं। हमारी उम्र 200 साल की है। जितनी उम्र जिंदा रहकर बिताएं, उसके बाद बाकी की इस दुनिया में बितानी पड़ती है। फिर आज़ादी मिलती है। अगर कोई अपना हमसे दूर हो जाए तो उस लाल दरवाजे का इस्तेमाल करके हम उसके पास पहुंच सकते हैं। यहाँ पर कोई किसी को नहीं मारता, सब मरे हुए हैं। कोई किसी को परेशान नहीं कर सकता, क्योंकि ये दुनिया विशाल है। एक जगह के अंदर कई तरह की जगह बसी हुई। इस घर को तुम कई रूप में देख सकते हो, समय के अलग अलग रूप में। तो कोई किसी को परेशान नहीं कर सकता। अगर कोई अपना तुम्हारा खोया है तो इस दरवाजे के जरिए तुम उसे ढूंढ सकते हो। जो हमेशा के लिए जा चुका है वो इस दुनिया में मिल जाता है। उसके साथ तुम समय बिता सकते हो। मिलना चाहोगे? सफ़र तय करना होगा उतनी दूर जितनी दूर वो हो। मौत जहाँ पर होती है हमारी, हम उसके आसपास रहते हैं। वो जगह जहाँ हमें ज़िंदगी बिताना सबसे अच्छा लगता है। हमारा घर, वो जगह जो करीब हो। यहाँ से तुम्हें उतनी दूरी तय करनी होगी। लेकिन जो यहाँ पर रहते थे, जिनके अपने बिछड़ गए, वो उनसे मिलने के लिए इस दुनिया में आए जैसे हम, और फिर यहाँ से हम बाहर गए ही नहीं। ऐसा नहीं कि हम कहीं खो गए, बाहर जाने का मन नहीं किया। ये दुनिया भी इतनी बुरी नहीं है। मरने के बाद भी किसी के साथ रहा जा सकता है, और कईयों ने जिंदा रहते हुए साथ रहना चुना था। दुनिया बिल्कुल वैसी ही तो है। छोड़ दिया उन्होंने मुझे इस फैसले के साथ कि मैं यहाँ पर रहना चाहता हूँ या नहीं। लेकिन मेरे पास कोई ऐसा था ही नहीं जिसे ढूंढने के लिए जाता। मेरे सारे अपने जिंदा थे। इसीलिए इस दुनिया से लाल दरवाजे के जरिए मैं बाहर निकला। दूसरी तरफ से वो कमरे से ऊपर आईनों के उस कमरे में, जहां सभी आईने और उनमें वो प्रतिबिंब मुस्कुरा रहे थे, अलविदा कह रहे थे। जानता था ये वो मुर्दा हैं जो उस दुनिया से इस आईने के जरिए बस इशारों में बात कर सकते हैं, लेकिन दरवाजे को पार करके उनसे मिला भी जा सकता है। यह वो रहस्य था जो आखिरकार मैंने सुलझा लिया था। 6 महीने में इस घर की रेनोवेशन की मैंने। जान गया वो आती हुई आवाज़ें जो दीवारों से आती हैं, चेहरे उभरते हैं, फुसफुसाहट की आवाज़ें वो उन मरे हुए लोगों की होती हैं। मिलने जाता था मैं कभी कभी उस दरवाजे का इस्तेमाल करके, लेकिन फिर उन मुर्दों की दुनिया में ज़्यादा मेरे लिए कुछ रखा ही नहीं था। मेरा कोई अपना उस तरफ था ही नहीं, इसीलिए उस तरफ जाना मैंने बंद कर दिया था। और 6 महीने बाद इस मकान का वो मालिक आया। जितनी रेनोवेशन मैं कर सकता था मैंने की, बाकी का आगे काम करवाया जा सकता था। घर को नए जैसा मैंने कर दिया था। भले ही कई बार कई लोगों की ज़रूरत मुझे पड़ी, उन्हें मैंने बुलाया। 6 महीने तक काम चला और मैंने वो किया। अंत में इस हवेली के मालिक को मैंने वो राज बताया, वो लाल दरवाज़ा। पता है आपको वो लाल दरवाज़ा क्या करता है? तहखाने के नीचे तहखाना है और उसके नीचे भी एक तहखाना, जहाँ पर है लाल दरवाज़ा, दूसरी दुनिया का वो दरवाज़ा। और उस हवेली के मालिक ने कहा, मुझे पहले से पता है, मैं इस घर को फिर से सजाना चाहता हूँ। है कोई अपना मेरा उस दुनिया में भी, जिसे मैं इस दुनिया में नहीं ला सकता, लेकिन उससे मिलने के लिए उस दुनिया में जाऊँगा। मैं हमेशा के लिए यहाँ रहना चाहूँगा। ऐसा भी नहीं कि हमेशा के लिए उस दुनिया में चला जाऊँगा। कुछ अपने हैं इस तरफ तो कुछ अपने हैं उस तरफ। इसीलिए इस हवेली को बनाया है मैंने, सजाया है मैंने, और यहाँ रहूँगा। अगर तुम जान ही गए हो लाल दरवाजे के बारे में, हो सकता है समय आने पर तुम्हें भी उसका इस्तेमाल करना हो। मैंने मना कर दिया, नहीं, मेरी किस्मत में जितना लिखा है
मैं उतना ही जीऊँगा। लाल दरवाजे का इस्तेमाल क्यों करूं, जब सही समय आने पर मैं उस दुनिया में ऐसे ही चला जाऊंगा और फिर तो वापस आने का कोई रास्ता भी नहीं होगा। तो जब तक जिंदा हूं इस तरफ रहूंगा, फिर खुद ब खुद उस तरफ पहुंच जाऊंगा। अपना काम पूरा करके कीमत पूरी लेकर चला गया था मैं उस हवेली से। कुछ अधूरी और कुछ अजीब यादें आज भी मुझे उसकी आती हैं। सोचता हूँ क्या ज़रूरत पड़ सकती है मुझे जिंदा रहते हुए उस लाल दरवाजे की। जो बिछड़ गए, जो दूर हो गए, मिलने का एक मौका है वो लाल दरवाज़ा। आपसे भी बस इतना ही जानना चाहूँगा, क्या है कोई आपका ऐसा जो आपको लगता है आप उससे मिलना चाहेंगे, जो था दिल के बेहद पास, लेकिन अब उससे मिलने की इच्छा अधूरी रह चुकी है वो लाल दरवाज़ा जिसका इस्तेमाल किया जा सकता है। जानना चाहोगे वो हवेली कहाँ पर है?